हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल रहा था डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जहाँ पर हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में फिलहाल बात कर रहे थे। तो इसी को ही आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए थे, उन्हें एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की थी जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, ठीक है। और इनको डी ब्लॉक एलिमेंट ही क्यों कहा जाता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन लाएगा एंटर करता है n-1d सबशेल में, ठीक है। बाकी यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज देख ली थी, बात कर रहे थे हम वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर कुछ और प्रॉपर्टीज जैसे एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं इनको, इसके बारे में बात की थी। नेक्स्ट हमने मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था, जो कि इनका हाई होता है ना, जैसे मेटल्स, जनरली मेटल्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई ही होता है, ठीक। तो अच्छा, क्यों होता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्योंकि इनके बीच में होती है हाई मेटालिक बॉन्डिंग। वो हाई मेटालिक बॉन्डिंग कहाँ से आती है? आती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। और वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आते हैं? जब Dn-1d और s दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्यों पार्टिसिपेट करते हैं? क्योंकि उनके बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा कम होता है, इस वजह से। क्लियर है? इस वजह से हाई मेटालिक बॉन्डिंग, तो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में बात की थी, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात की थी। ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा हायर स्टेबल कंपाउंड जो है वो फॉर्म करता है, या उसकी एबिलिटी है स्टेबलाइज करने की, फॉर्म करने की, स्टेबलाइज करने की एबिलिटी है, जबकि फ्लोरीन की नहीं, ठीक है। जबकि हम दोनों को ही देखते हैं, दोनों के ही कंपाउंड है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, क्योंकि ये होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन की एबिलिटी ज्यादा है स्टेबलाइज करने की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्लोरीन की टेंडेंसी नहीं है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन की, जबकि ऑक्सीजन की टेंडेंसी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है। चलो, फिर मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करना है ये देख लिया था। कलर ऑफ कंपाउंड बहुत अच्छे से डिस्कस किया था हमने कि अगर हम बात करें कि कोई भी ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है ज्यादातर कलर शो करते हैं। क्यों कलर शो करते हैं? डीडी ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो डीडी ट्रांजिशन की वजह से नहीं शो करते कलर, तो वो शो करते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर, ठीक है। बाकी कॉम्प्लेक्स ये फॉर्म करते हैं क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है, हाई न्यूक्लियर चार्ज है, इसके अलावा वेकेंट डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी है, यानी कि अवेलेबल है। फिर बात की थी कैटालिटिक एक्टिविटी। फिर हमने पढ़ा था कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, अलॉय फॉर्म करते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं एग्जांपल्स अलॉय के, स्टील है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। फिर बात की थी अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड भी फॉर्म करते हैं। फिर हम देख रहे थे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड या एलिमेंट। तो सबसे पहले हमारे पास था क्रोमियम। तो क्रोमियम के कंपाउंड हमने देख लिए K2Cr2O7, जो कि हमारा पोटेशियम डाइक्रोमेट। कैसे बनता है? ये हमारे पास है क्रोमेट और। क्रोमेट और का रिएक्शन करते हैं फ्यूजन मिक्सचर के साथ। अब ये फ्यूजन मिक्सचर क्या है? Na2CO3 साथ में ऑक्सीजन बनाता है फ्यूजन मिक्सचर। इससे हमें मिलता है सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट की H2SO4 का रिएक्शन करेंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन KCl के साथ करेंगे तो हमें मिल जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। बाकी कूलिंग के बाद इसके हमें ऑरेंज क्रिस्टल्स मिलते हैं। ऑरेंज क्रिस्टल्स भी हम ले सकते हैं कूलिंग करने के बाद। अब दूसरे क्वेश्चन ये आते हैं कि सोडियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट ये कहाँ पर हम यूज करते हैं? तो जो हमारे पास टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन, वहां पर हम यूज करते हैं किसका? केवल पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो सोडियम डाइक्रोमेट क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये होता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो, क्या है ये? एज अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम सोडियम डाइक्रोमेट को यूज नहीं करते हैं टाइट्रेशन में। क्यों? क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है, ठीक है। तो जो वाटर प्रेजेंट है उसको ये क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इसे यूज नहीं करते। बाकी वैसे आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्रोमेट डाइक्रोमेट में अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो आप देख सकते हो क्या है। यहाँ पर देखो CrOCr का एक ये है, क्लियर। चलो, फिर हमने स्टेप्स देख लिए थे, स्टेप्स तो कंप्लीट हो गए थे। फिर
फिर हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे थे, CrO2Cl पोटेशियम डाइक्रोमेट की। सबसे पहले हमने देखा एक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है, हीट के इफेक्ट से यहाँ पर जो है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, एक ग्रीन कलर गैस भी हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा कि ये जो है एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ये एक्ट करते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी हमने कुछ रिएक्शंस यहाँ पर देख ली थी, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। इनको बैलेंस कैसे करना है, लिखना कैसे आपको रिएक्शन को, वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। देखो रिएक्शन तो हम लिख लेंगे, ठीक है। साथ में देखो CR2O7 लिखना है, किसमें, एसिडिक मीडियम में। क्या देगा, Fe+3 और H2O। Fe लिया है +2 से +3, तो ये इसके साथ मिल रहा है हमें Cr+3, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये Cr क्या है यहाँ पर, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर हमें इनका एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एन फैक्टर, एन फैक्टर निकाला, एन फैक्टर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। बिना एन फैक्टर के आप बैलेंस नहीं कर पाओगे यार। एन फैक्टर निकाला, जिसका जो एन फैक्टर आएगा उससे क्या करना है, हमें रिएक्टेंट की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। Cr वाले का जो एन फैक्टर है उसे Fe से मल्टीप्लाई कर लेना है, और Fe का जो आया वो हमें Cr वाले से मल्टीप्लाई कर लेना है। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर रिएक्शन को एक बार आपको रिराइट कर लेना है, फिर से आपको लिख लेना है, फिर आप बैलेंस कर लेंगे आसानी से। बैलेंसिंग में भी आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आपको बाकी चीजें, जैसे यहाँ पे Cr है, Fe है, वो बैलेंस करनी है। लास्ट में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बैलेंस करना है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में भी पहले आपको ऑक्सीजन बैलेंस करना है, फिर हाइड्रोजन, तो इजी हो जाएगा। ये एक ट्रिक है। चलो नेक्स्ट हमने देख लिया I नेगेटिव से I2, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपको होमवर्क के लिए दी गई थी वो आपने कर ली होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। अभी जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट है, ये क्यों किया जाता है, फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ Cl नेगेटिव आयन। तो Cl नेगेटिव आयन के आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट किया जाता है। अगर हम इसके रिएक्शन लिखें तो ये आ जाएगा Cl नेगेटिव, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो, ठीक है, प्लस साथ में आ गया हमारे पास H2SO4 प्लस ठीक है, Cr2O7 2 नेगेटिव, क्या मिला हमें, CrO2Cl2। ये क्या है, ये है क्रोमिल क्लोराइड गैस, ठीक है। कैसी है ये, ब्राउनिश रेड कलर की ये गैस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिएक्शन है, रिएक्शन नोट कीजिए। चलो तो यहां पर सबसे पहले हमें लेना है सॉल्यूशन कंटेनिंग ऐसा सॉल्यूशन जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो, ठीक है। तो हमें यहां से मिलेगी CrO2Cl2 गैस, ठीक है। ये क्या है, क्रोमिल क्लोराइड गैस। अब क्रोमिल क्लोराइड गैस के भी हमें क्या मिलते हैं, रेडिश या हम कहें ब्राउनिश रेड वेपर्स। ब्राउन रेड वेपर्स ऑफ गैस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, Cl नेगेटिव आयन के कन्फर्मेशन। अभी इसका आइडेंटिफिकेशन, अभी इसका कन्फर्मेशन टेस्ट हम देखेंगे, NaOH के साथ कर लेंगे। तो चलिए इतना नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम कंफर्मेशन टेस्ट की बात करें तो ये हमने ले ली क्रोमिल क्लोराइड गैस, रिएक्शन कराई NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो हमें मिल गया Na2Cr2O4 का एक येलो सॉल्यूशन। अब क्लोराइड्स ऑफ Pb, Ag, Hg एंड Sn डू नॉट गिव दिस टेस्ट। तो ध्यान रखना है कि कौन ये टेस्ट नहीं देता, एज दे आर कोवेलेंट इन नेचर एंड डू नॉट गिव Cl नेगेटिव इन द सॉल्यूशन। अच्छा, ये टेस्ट नहीं देते, क्यों नहीं देते? क्योंकि ये कोवेलेंट नेचर के हैं, ठीक है, कोवेलेंट नेचर के हैं और Cl नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में नहीं देते हैं। क्योंकि यहाँ पर जब हम टेस्ट कर रहे थे तो हम सॉल्यूशन ऐसा ले रहे थे जिसमें क्या हो, Cl नेगेटिव आयन हो, तो सॉल्यूशंस ले रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लेड, Ag, Hg, ठीक है, मर्क्यूरी, Sn, इनके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है Cl नेगेटिव आयन सॉल्यूशन में नहीं देंगे, तो फर्दर रिएक्शन कैसे होगी? तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है टेस्ट नहीं देते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कई बार आता है। बाकी कंफर्मेशन टेस्ट आपने देख लिया, NaOH सॉल्यूशन के साथ क्या देता है, Na2CrO4 का येलो सॉल्यूशन। ठीक, चलिए, इंपॉर्टेंट है ये वाले पॉइंट, जरूर नोट करना है आपको, कौन ये टेस्ट नहीं देता, नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है K2Cr2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो है ही। अब इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, रिएक्शन विद H2O पर ऑक्साइड के साथ, ठीक है। पर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन में ये बनाता है पर ऑक्साइड लिंकेज। देखो, जब इसकी रिएक्शन K2Cr2O7 की रिएक्शन पर ऑक्साइड के साथ करते हैं एसिडिक मीडियम, तो ये बनाता है CrO5, जिसे हम बोलते हैं क्रोमियम पर ऑक्साइड, जो कि है डीप ब्लू कलर का। इसको याद कैसे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर होती है पर ऑक्साइड लिंकेज। CrO5 है तो ये रहा हमारा Cr, ये हमारा फर्स्ट O, सेकेंड O, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। अब आप देखो ये एक बटरफ्लाई के शेप में ऐसा लग रहा है ना, एक बटरफ्लाई के शेप में। तो यहाँ पर क्या इधर से भी परऑक्साइड लिंकेज है और इधर से भी क्या है, परऑक्साइड लिंकेज है, दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। एक परऑक्साइड लिंकेज ये है, एक परऑक्साइड लिंकेज ये है, और इसका जो कलर है वो होता है डीप ब्लू, जो कि हमने अभी यहाँ पर डिस्कस किया कि डीप ब्लू कलर का ये होता है। इसीलिए हम इसे क्या कह सकते हैं, ब्लू बटरफ्लाई, इसलिए इसे हमने ब्लू कलर में यहाँ पर बनाया। क्या है ये, ब्लू बटरफ्लाई, क्योंकि इसका शेप जो है, स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा बहुत बटरफ्लाई जैसा है और ये ब्लू कलर का है, इसीलिए ब्लू बटरफ्लाई, जिससे आपको याद रखने में आसानी। तो क्या कह सकते हैं, ब्लू बटरफ्लाई। यहाँ पर क्या है, दो परऑक्साइड लिंकेज हैं जो कि आप देख सकते हैं। तो K2Cr2O7 की अगर हम रिएक्शन कराते हैं H2O2 के साथ तो हमें मिलता है CrO5 डीप ब्लू कलर का, जिसको हम कह सकते हैं ब्लू बटरफ्लाई या क्रोमियम परऑक्साइड। क्लियर है? चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, इसको आपको नोट जरूर करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास, नेक्स्ट हमने यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में सारी रिएक्शन जो हमने अभी तक यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट की पढ़ी। तो सबसे पहले हमने बात की थी बच्चों रिएक्शन की कि इसको हम फॉर्म कैसे करते हैं ना, इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो क्रोमेट ओवर से हम यहाँ पर लेते हैं फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर के साथ और रिएक्शन करा के हमें मिलता है Na2CrO4। इसकी रिएक्शन कराते हैं H2SO4 तो हमें मिलता है सोडियम डाइक्रोमेट। इसकी रिएक्शन KCl के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक, इसको कूलिंग के बाद हमें ऑरेंज क्रिस्टल भी मिलते हैं। तो पहला ये हो गया। नेक्स्ट हमने देखा कि जब हम स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं, एक्शन ऑफ हीट क्या है, स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो हमें मिलती है क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, एक ग्रीन कलर की गैस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमने बात की कि जब परऑक्साइड यानी कि H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे ब्लू बटरफ्लाई यानी कि क्रोमियम परऑक्साइड। ठीक है, क्रोमियम परऑक्साइड हमें यहाँ मिलता है CrO5, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लू बटरफ्लाई। नेक्स्ट हमने देखा कि जब इसका टेस्ट कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, तो कोई भी सॉल्यूशन ऐसा जिसमें Cl नेगेटिव आयन हो साथ में H2SO4, ठीक है, तो फिर हमने देखा हमें क्या मिलती है, क्रोमिल क्लोराइड गैस। इसका कॉन्फर्मेशन कराना है तो NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमें मिल जाएगा Na2CrO4 एज ए येलो सॉल्यूशन। और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में क्या होता है, ये देता है Cr+3, एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये सारी रिएक्शन हमने K2Cr2O7 में पढ़ी।
ठीक है। तो ये सारी रिएक्शन हमने बस एक फ्लो चार्ट में लिख दी है। अगर आपने अलग अलग सारी रिएक्शन नहीं लिखी है या वो कंफ्यूजन हो रहा है कौन सी रिएक्शन पढ़नी, तो इस तरीके से आप फ्लो चार्ट बना करके सारी रिएक्शन को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे थोड़ा मेसी हो गया है, लेकिन आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए सारी रिएक्शंस को। ठीक है, ऐसे कर सकते हो आप नंबर 1 ऐसे नंबर डाल करके कि नंबर 1 ये वाली, नंबर 2 ये वाली, नहीं नंबर 1 ये वाली, ऐसे डाल सकते हैं। नंबर 1 ये वाली, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, इस तरीके से 5 यहाँ पर रिएक्शन है टोटल। अब ये दो रिएक्शन, ये दो अलग अलग रिएक्शन थे, लेकिन हमने इन्हें मर्ज कर दिया, एक साथ लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, ये 3-4 स्टेप की रिएक्शन है, लेकिन हमने इसको एक साथ यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। तो ये हमारे पास क्रोमेट है और ये हमारे पास डाइक्रोमेट है। अच्छा, इसका जो कंपैरिजन है वो हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ लिया। बाकी हम देख सकते हैं कि एसिडिक में एसिडिक और बेसिक, तो एसिडिक में ये बना रहा है और बेसिक में हमें येलो मिलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, एसिड में ऑरेंज और बेस में येलो। ठीक है, इतना बस आपको कलर भी ये ध्यान रखना है, क्योंकि कलर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रहा इक्विलिब्रियम एसिड, सॉरी क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम। इसे आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, दोनों +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट चीज ये है कि अगर हम बात करें क्रोमेट डाइक्रोमेट इक्विलिब्रियम की, तो ये एग्जिस्ट किस पे कर रहा है, pH 4 पर। ठीक है, पीएच अगर 4 से ज्यादा है बेसिक होगा, 4 से कम है तो एसिडिक होगा। 4 से कम होगा तो एसिडिक ही होगा, हमें पता है। 4 से ज्यादा है तो बेसिक। तो अगर हम बात करें एसिडिक की, तो एसिडिक में ये कलर शो करता है येलो टू ऑरेंज, और बेस में कलर शो करता है ऑरेंज टू येलो। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने सेम चीज लिखी हुई है, ये तो हमने देख लिया है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है pH = 4 पर। pH अगर क्या है, 4 से कम है, 4 से कम है तो एसिडिक, और 4 से ज्यादा है more than 4 तो होगा बेसिक। तो क्रोमेट होगा येलो टू ऑरेंज, और डाइक्रोमेट ऑरेंज सॉल्यूशन टू क्रोमेट यानी कि येलो सॉल्यूशन। क्लियर है, सिंपल सा है, बस आपको ध्यान रखना है। एक ही चीज याद कर लो, अगर यहीं पर ही इसे ही आप ध्यान रख लोगे इतना, तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से, इजीली। ठीक है, चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट की। ठीक है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने कंप्लीट कर लिया है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर देख ली है। इसके अलावा कैसे प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन मेथड हमने देख लिया था। ठीक है, क्या क्या क्यों ये इंपॉर्टेंट है ना, टाइट्रेशन में यूज करते हैं, ये सारी चीजें हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की देख ली है। बात करते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 की। ठीक है, चलिए, तो पोटेशियम पर मैग्नेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ, किसके फ्यूजन से, MnO2 विद, जैसे हम देख पा रहे हैं MnO2 विद एन एल्कलाई मेटल हाइड्रोक्साइड एंड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, alkali metal hydroxide and a oxidizing agent like KNO3. This produce the dark green K2MnO4 which disproportionates in a neutral और acidic solution। तो जो disproportionate करता है ना neutral और acidic solution, और हमें मिलता है पर मैग्नेट। ठीक है, क्या मिलता है, पर मैग्नेट हमें मिलता है इस रिएक्शन में। तो सिंपल सी रिएक्शन है। पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे प्रिपेयर होगा, फ्यूजन से, किसके फ्यूजन से, MnO2 विद कोई भी एल्कलाई मेटल हाइड्रोक्साइड है उससे, साथ में क्या है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KNO3, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या, इससे हमें क्या मिलेगा, डार्क कलर का K2MnO4 मिलेगा। ठीक है, फिर इससे हमें क्या मिलेगा, विच proportionate in a neutral solution और acidic solution, यहाँ पे वो acidification to give परमैग्नेट, जिससे हमें परमैग्नेट मिलेगा, जिससे हमें यहाँ पर दिख रहा है साथ में वाटर।
चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए बच्चों, तो मैग्नेट और परमैग्नेट आयन क्या है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।